नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन में सरकार ने 2 मांगे किसानों की जो लो हैंगिंग फ्रूट्स माने जा रहे थे उनको मान लिया है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे पर। वो वहाँ पे किन से मिले, किन पक्षों से उनकी क्या बातचीत हुई और इसका हासिल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कौशिक डेका। तो जैसा आपको मेरे साथी निखिल ने बताया था, किसानों के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, जिनकी पहली दफा नेता नगरी में आमद हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपसे बातचीत करने का। आपके बारे में सुना बहुत है, बातचीत पहली बार हो रही है। थैंक यू सर। ये कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली के कॉरिडोर्स में अगर कोई भी फुसफुसाहट होती है सत्ता पक्ष या विपक्ष के बारे में तो प्रभु को उसकी जानकारी होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार का रुख पिछले 72 घंटे में बदला नजर आ रहा है, राजनाथ सिंह का बयान आता है, उसके बाद नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल उनके भी रुख में बदलाव लिखता है, और जो 3 अहम कृषि बिल हैं उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा और प्रदूषण से जुड़ा बिल और उसका मसौदा है उसको लेकर सरकार कुछ रियायतें देती दिखती है। अंदर खाने हुआ क्या? सरकार क्या इस चीज को अब गंभीरता से और ले रही है? क्योंकि पहले ये लग रहा था कि अब ये तय कर लिया गया है कि दिस इज द मैक्सिमम रिलैक्सेशन वी कैन गिव, इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री बयान दे रहे थे कि किसानों को भरमाया जा रहा है। देखिए सौरभ, आपने कहा कि सत्ता के कॉरिडोर्स में क्या क्या खुशबुसाहट हो रही है, उसकी खुशबू बाहर आ जाती है, पर इस सरकार के अंदर सत्ता के कॉरिडोर्स में क्या होता है ये किसी को पता नहीं लगता बिल्कुल भी। और जो बाहर वाले जो बात करते हैं, छोटे लोग हैं या बीच के नेता हैं, वो अपने आप अंदाजा लगाते हैं कि हमारे जो बड़े नेता हैं क्या कहेंगे उससे खुश हो जाएंगे। अगर राजनाथ जी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा अखबारों में कि हमारे को अन्नदाताओं को कभी भी खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए था जी। शुरू झगड़ा किससे हुआ? क्योंकि कई भाजपा के छोटे नेताओं ने अपने आप एक संज्ञा दे दी, एक एडजेक्टिव यूज किया कि जो किसान जितने हैं वो खालिस्तानी हैं या उनको टेररिस्ट हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया दोनों तरफ से, इसलिए एक सख्त पोजीशन ले ली गई। पोजीशन लेने की हम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, परंतु किसान जो है, जब लगा कि किसान हट नहीं रहा है, 1 महीने से 31 दिन के बाद भी सड़क पर बैठा हुआ है, बच्चे भी बैठा हुआ है, जो मैच्योर नेता पार्टी के अंदर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के बाकी 2-3 मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं, उनको लगा कि ये मैच्योरिटी से ही डील करना चाहिए। राजनीति में हट नहीं चल पाता, जब अब तक वार्तालाप नहीं करेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। तो जो आप देख रहे हैं कंसेशन दिए जा रहे हैं, पहले ये बात आई थी कि आप किसी चीज को प्री कंडीशन मत रखिए, यानी कि दोनों तरफ से ये बातचीत, जो बिचौलिए बीच में पड़े हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिचौलिए दोनों तरफ से बातचीत कर रहे थे जिनका राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है। कुछ किसान भी हो सकते हैं, कुछ रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, जो डॉक्टर के बहाने जाते थे वहां पर मिलने के लिए, वो भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा किसानों को कि आप बार बार रिपील करने की बात क्यों कर रहे हैं? अब आपने देखा होगा कि किसानों की तरफ से पहला आया कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, डेट उन्होंने फिक्स की थी पहले वाली, सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का निमंत्रण नहीं था। तो ऐसा लगता है कि उनको कहा गया कि आप रिपील करने की बात को छोड़ दीजिए, आप कहीं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा होगा कि ये बीच का रास्ता निकाला गया कि दोनों तरफ से मिलने से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, ना तो उनको खालिस्तानी कहा जाएगा, ना उनको कुछ आतंकवादी कहा जाएगा, परंतु सिर्फ वार्तालाप के लिए बुलाया जाएगा। जब एक दूसरे को आप प्यार से बात करना चाहते हैं, और किसानों की तरफ भी देखा होगा 2 दिन पहले बातचीत से किसानों ने ये कहना बंद कर दिया था कि हम रिपील चाहते हैं, कि उनके समझ में समझा के दिया गया कि रिपील तो हो नहीं सकता, कानून हमेशा अमेंड होता है। अगर आप अपनी बात उसमें लाना चाहते हैं, उस किसान जो बिल पास किया गया है, एक्ट पास किया गया है, उसका प्रारूप बदला जाएगा, जो आपकी बातें आएंगी वो बिल का भाग बन जाएंगी। रिपील का वर्ड ही गलत है, रिपील होता नहीं है कभी। उसको हम पार्लियामेंट में जाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे तो उसकी शक्ल ही बदल जाएगी।
पहले आपने कुछ घोड़ा बनाया था, आप चाहते नहीं हम घोड़ा नहीं, हम तो हाथी बनाना चाहते हैं, हम उसका शेप हाथी का दे देंगे। इस तरह की बातचीत किसानों को समझाई गई थी। तो बिचौलियों ने दोनों को मिलाकर के अपना जो एक पोजीशन थी थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की, रिकंसिलिएशन की बात की। अब बिजली की बात आपने की है, 3 तरह के बिल हैं, उसके 3 के अंदर यह था कि मूवमेंट जो है किसानों क्या है कि आपने कहा कि हम अपनी जो फसल है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले, वन मार्केट वन नेशन की बात जी कही जा रही है। अगर आपने देखा होगा कि खट्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था, हरियाणा के अंदर किसान जा रहे थे कि हम बाहर के पंजाब के किसानों को हरियाणा के अंदर फसल नहीं बेच देंगे। शिवराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर बाहर का माल नहीं खरीदा जाएगा। तो इससे समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो जब समझ में आया कि हमारे अपने पार्टी के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिससे कृषि बिल का जो मंतव्य है, ऑब्जेक्टिव जो है मोदी जी का रिफॉर्म लाने का, वो फेल हो रहा था। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी गलतियां समझ में आई, थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश हो रही है। अभी भी पारे चढ़े हुए हैं दोनों तरफ से, अगले 2 दिन के अंदर थोड़ा ऑफ सॉफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। मेरे को लगता है हल की तरफ बढ़ रहे हैं और बीच में कोई लोगों ने भड़का नहीं दिया दोनों को। सर, इसी हल पर हमारा मतलब अगला सवाल है, जो 2 बिल वापस हुए हैं, एक बिल वापस लेने का मौखिक आश्वासन हुआ है और एक ऑर्डिनेंस है, इसको दोनों पक्ष 50% जीत की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान संगठनों में भी कुछ ऐसे, सरकार की तरफ से भी इस तरह की बातें की गई हैं। क्या ये 50% ही 100% होकर रह जाएगा? क्या सरकार इसके बाद कोई लकीर खींचना चाहेगी कि ये रिलैक्सेशन हमने आपको दे दी हैं जैसे आपने मांगी थी, लेकिन बाकी बिल्स आप वैसे रहने दीजिए विद द चेंजेस जो उन्होंने पहले सजेस्ट किए थे अब तक की 6 दौर की बैठकों में? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक प्रपोजल पहले था कि अब सब्सिडी जो है कि किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी पंजाब के अंदर मिलती है। इस तरह से मंशा पैदा हो गई थी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो मिलती है वो बंद हो जाएगी। इसलिए उस बिल के अंदर अश्योरेंस दी जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लाएंगे जिसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान होगा। किसानों का ये था कि आप हमारे सब्सिडी जो है, अगर आप देखें फूड सब्सिडी बजट के अंदर अब आती है अलग से, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी के ऊपर दिया जाता है। जबकि उद्योगपतियों का एक आइटम होती है बजट के अंदर, रेवेन्यू फोरगोन। उद्योगपतियों को टैक्स कंसेशन देना, एग्जम्पशन देना, उसका रकम कम से कम 5 लाख करोड़ है। जबकि उद्योगपतियों को आप 5 लाख करोड़ का इंसेंटिव बोल करके दे देते हैं और किसानों को 2.5 लाख की सब्सिडी दे देते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर अगर आप जाएंगे 800 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है। तो किसानों का ये कहना था कि हम जो इनपुट ले रहे हैं, चाहे वो खाद है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे डीजल है, वो महंगा होता चला जा रहा है। तो अब जो हमें सब्सिडी मिल रही है, पंजाब सरकार दे रही है या हरियाणा सरकार दे रही है, बिजली फ्री दे रही है एक लिमिट तक, उसको आप बिल के अंदर लाइए कि सब्सिडी चालू रहेगी। ये आप 50% नहीं कह सकते, ये कह सकते ये बिल के बाहर की बात है कि वन मार्केट वन नेशन जो बड़ा बिल का 3 बिल बनाए गए हैं, मार्केट अबॉलिश की गई है, उसके ऊपर डिस्कशन अभी होना बाकी है। परंतु कई स्टेट के अंदर मार्केट अभी भी नहीं है, एपीएमसी कहीं नहीं है, केरला में नहीं है, बिहार में नहीं है, कई स्टेट्स में नहीं है। पर उससे ये होकर उसको एबॉलिश करने से जो एक ऑप्शन था कि किसान के पास मंडी में जा सकता था, वो खत्म हो गया था। वो चाहते हैं कि आप इसको रखिए ओपन, हम मंडी भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, दोनों जगह जाने की हमें परमिशन दीजिए। पर जो आप कह रहे हैं कि हाँ ये एक आगे का कदम है, एक डायलॉग को आगे बढ़ाने का कदम है, किसानों को थोड़ा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम आपकी बात मान रहे हैं और किसान इसको विक्ट्री मानते हैं, जीत मानते हैं, अच्छी बात है, आगे बात बढ़ेगी इससे। ये बताइए कि कई लोग इसको इस तरह से व्याख्यायित कर रहे हैं कि प्रस्ताव आया कि कमेटी बनाई जाएगी। लोगों ने कहा कि पहले ही जिस तरीके से आपने संसद के दोनों सदनों में बुलडोज किया अपने नंबर गेम के दम पर, अगर पहले ही आप एक रिव्यू कमेटी को, संसदीय कमेटी को भेज देते और ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए, खासतौर पर सरकार के लिए एक लेसन की तरह काम करेगा टू हैव बेटर फ्लोर मैनेजमेंट, टू हैव प्रोलॉन्ग डिस्कशन ऑन वेरियस बिल्स, और या फिर ये एक हर्डल की तरह हो गया है कि जो आगे वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जो बार बार वो कहते हैं कि साहब हमें तो मैंडेट ही इसके लिए मिला है कि हम सिस्टम की क्लीनिंग करें, फास्ट फॉरवर्ड करें, ये वो, या ये उसी रफ्तार से चलता रहेगा? इसके पॉलिटिकल लेसन्स क्या हैं रूलिंग रिजीम के लिए? सर मैं एक बात बताऊं, इसमें ये बात आपकी ठीक है, जिस तरह से बिल राज्यसभा में पास हुआ, माइक बंद कर दिए गए, जल्दी में पास किया, वो भी कोरोना टाइम्स में राज्यसभा का सेशन किया। आप सेशन करना नहीं चाहते तो लगता था उस सेशन का मतलब यही था कि एग्रीकल्चर बिल पास कराने हैं। कॉन्सेंसस नहीं बना पाए मोदी जी, जो उनका फ्लोर मैनेजमेंट लोग कर रहे थे, उनको बताया गया कि नहीं गया कि बीजेपी की कैबिनेट के अंदर एकदम पास कर दिए गए बिल, और उसी दिन इंट्रोड्यूस किया, उसी दिन पास भी कर दिए दोनों हाउसेस के अंदर जाकर के।
ये लगता है कि इसमें एक लेसन ये है कि जल्दी में जरूर हुआ है, क्योंकि रेफरेंस अगर आप ज्वाइंट कमेटी को करते हैं या पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद जैसे होता है कि हर बिल का असेसमेंट हर कमेटी में होता है, तो डेमोक्रेटिक इनपुट आते हैं, ये आते हैं, तो लगता है कि पहले सरकार ने कोई बाबू लोगों ने जिस तरह से काम किया, मेरे को लगता है इसमें बाबू लोगों ने जल्दी ज्यादा दिखाई है। उन्होंने प्रोसेस को समझाने की कोशिश नहीं की है कि कंसेंसस कमेटी के इतना बड़ा बिल ला रहे हैं जो सारे देश के ऊपर प्रभावित करेगा, जिसमें भारत की 50% जनता इन्वॉल्व है। आज भी 50% लोग कृषि की इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनको केवल 15% इनकम मिल रही है, उनकी करती हुई चल रही है, तो कंसेंसस बनाना जरूरी था। मेरे को लगता है कि एक लेसन मिला है पहली बार, पहले भी हुआ था एक बार, अगर आपको याद हो 2016 या 17 के अंदर एक आपने जमीन जो एक्विजिशन बिल था वापस करना पड़ा था, हाँ उस पर वापस लिया था, उस पर भी डिस्कशन नहीं हुई थी। परंतु इस बार लगता है 306 सीटें उनके पास आई हैं, उनके पास लगभग 2/3 मेजोरिटी है। मैंडेट जरूर है, पर मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि आप बुलडोज ऑपोजिशन को कर सकते हैं। उनकी बात सुननी चाहिए, जैसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि रूलिंग पार्टी मस्ट हैव इट्स से इट्स वे एंड द ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। तो इसमें से तो उनकी सुननी चाहिए, जिससे देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये बिल सारे देश के हैं। अगर वो कन्विंस हैं तो उन सबको कन्विंस करने में कोई परेशानी नहीं है। बातचीत करने से जो अच्छी चीज होगी, ऑपोजिशन के लोगों जैसे पहले कहा कि शरद पवार जी ने, राहुल गांधी जी ने पहले भी इस तरह के फेवर बयान दिए हैं जिसे लगता है कि उसकी फेवर में है, उनको डिस्कशन में लेने का आप जो कह रहे हैं बात ठीक है। आगे के पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी बातचीत से इंपॉर्टेंट बिल जल्दी पास होंगे, ये एक लेसन जरूर मिला इसके अंदर। अच्छा, अमूमन हम इस तरह की क्राइसिस में देखते हैं कि सरकार की तरफ से भी और कई बार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन फैक्शंस की तरफ से भी कई लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से बातचीत करते हैं ताकि फिर अनाउंसमेंट हो सके कि हाँ ये बात करेंगे, या वो जो हम फॉरेन अफेयर्स के कंटेक्स्ट में अक्सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जब कभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कभी कोई जर्नलिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं एक इनफॉर्मल बातचीत में। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि सरकार इस मैनेजमेंट पे भी कुछ कमजोर दिख रही थी, अब रिकवर कर रही है कि किन हरकारों को भेजा जाए संदेशा लेकर? कौन है वो लोग जो सरकार की तरफ से और यूनियन की तरफ से पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं ताकि वो जो एक डेडलॉक है वो खत्म हो? देखो, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर ये जरूर बता सकता हूं कि आप जो पहले शुरू हुआ, पहले 15 दिन की दौरान से पहले 5 दिन तो डायलॉग की बात हो रही थी, जब 2-3 बार मिलने गए मिनिस्टर लोग। उसके बाद कई जगह ऐसा इंप्रेशन दे दिया गया कि हमने लड़ाई करनी है, इनको बदनाम करके छोड़ना है। किसानों के पैरेलल नेटवर्क खड़े कर दिए, 5 यूनियन यहाँ से यूपी से ले आओ, 5 हरियाणा से ले आओ। आपने देखा होगा कई बार होता है कि नंबर बढ़ाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी में होता है कि हमें नंबर कैसे बढ़ेंगे। नहीं साहब, मैं बताता हूँ आपको कैसे तोड़नी है इस यूनियन को, मेरे पास 5 यूनियन है, मैं आपके पास लाके खड़ा कर दूंगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो छोटे लोग हैं, बीच के इंचार्ज है, जिनको लगता है कि तोड़ने से काम होता है। ये हम लोग यूनिवर्सिटी में भी करते हैं यूनियन के अंदर कि किस तरह से हराना तोड़ाते थे लोग। तो स्कूल लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग या कॉलेज लेवल की पॉलिटिक्स करने वाले लोग कहीं इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गए, उन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे इनको। ये तो छोटे लोग हैं, जैसे 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, दिखाया होगा आप लोग, सब टीवी चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि लोग हैं नहीं। तो ये तोड़ने की कोशिश पहले की, साम दाम दंड भेद की जो भाषा है, इसके अंदर हर तरह से कोशिश की गई। जब वो नहीं हो पाया तो मैच्योर लीडरशिप को समझ में आया, 3-4 टॉप के लोगों को, कि इसके अंदर किस तरह से बातचीत के आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे पुराने लोग बहुत हैं जो राजनीति में एक्टिव नहीं है, जिनके पास पद नहीं है, जो सरकार के समर्थक हैं और किसानों के भी समर्थक हैं। मेरे पास भी कई लोगों का फोन आया था, कुछ जानते हैं कि मैं किसी को मैसेज दे सकता हूँ, तो मैंने कहा जी मैं किसी सरकार से किसी भी टच में नहीं हूँ, आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ कहाँ जा सकते हैं। तो सरकार के साथ जुड़े हुए लोग जो चाहते थे कि सरकार के समर्थक थे, शुभ चिंतक थे और चाहते थे कि किसान भी उठ जाएं, उन लोगों ने काफी, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति भी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं, जो वहां चुप करके चले गए। कुछ आपको नेता लगा होगा कि एक ऐसा नेता आ गए थे जो किसान तो नहीं है परंतु कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उस नेता से सरकार के लोगों को खास खुंदक थी कि किसान में बैठे हुए भाषण ही दे रहे हैं कि क्या होगा, कौन सा डिमांड होगा। आप समझ गए मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। उसको कई नेतागिरी वहां जरूर की, उन्होंने भाषण दिए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। तो उनका ये था कि इस तरह के नेता अगर जो राजनीति से प्रेरित हैं, जो सरकार के खिलाफ हैं, वो किसानों के ब्याह पे भाषण दे रहे हैं। ठीक है, उनको अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, शक्ल भी अच्छी नेता की दिखाई देती है, इंटेलेक्चुअल भी दिखाई देते हैं, परंतु जब तक ऐसे लोगों को आप नहीं उठाओगे जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स, अपने आप को प्रमोट करना
असली किसान जो शुरू शुरू में बोल रहे थे, उसके बाद कुछ नेताओं ने लिखने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की पहले। तो जेन्युइन किसान नेता और जेन्युइन जो जाते थे शुभचिंतक, उसमें डॉक्टर्स हैं, उद्योगपति हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कुछ साधु बाबा भी हैं, वो जाकर के उनसे चुपचाप मिले, घरों में मिले, यहाँ पर नहीं मिले, घरों में पंजाब में मिले, हरियाणा में मिले, उनसे जाकर के चुपचाप मीटिंग हुई, यूपी में भी हुई, पड़ोस में गाजियाबाद में हुई। तो चुपचाप मीटिंग जो हुई उसके द्वारा ये सब एक कंसेंसस बनाया गया कि आप स्टेटमेंट दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि 31 दिन के बाद उनको भी लगता है हमारे को कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने अपनी तरफ से पहली बार देखना, सरकार ने अनाउंस की कि हमने कंसेशन क्या दिए हैं। तोमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों की तरफ से कोई बातचीत नहीं की, हमारे को कोई कंसेशन दिया गया। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि कौन कब क्या कहेगा, उसके आगे बातचीत, ये विश्वास बनाया जा रहा है कि आप कंसेंसस बिल्डअप करने से पहले ट्रस्ट बिल्डअप करिए कि हम दोनों बातचीत करना चाहते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग का काम काफी लोगों ने ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक्टर 2, ट्रैक्टर 1 में भी हुआ, ट्रैक्टर में बैठ के भी लोग गए। सर, आप ही के जवाब के 2 शब्दों से मिलकर हमारा आखिरी सवाल बनता है आज के लिए आपसे, गुपचुप मीटिंग और कंसेशन। हम ये समझना चाहते हैं कि आपको इन नेटवर्क से कभी इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है क्या कि किस तरह के कंसेशन पे सरकार जाकर के टिकना चाहती है, और क्या सरकार के दिमाग में किसी तरह की डेडलाइन है? 1 महीने से ज्यादा हो गया है और हम अगले नए साल में मूवमेंट प्रवेश कर गया है। तो बेसिक झगड़ा जो अटका हुआ है इस वक्त, तो एपीएमसी पे अटका हुआ ना, मंडी के क्या रूप होगा, मंडियों में क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट सबसे चिंतित जो किसान हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे अलाउ कर दी तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट देगा वो डिसाइड करेगा कौन सी फसल उगाई जाएगी। किसानों की सबसे चिंता ये है कि पंजाब के अंदर कोई किसान उगाता है अगर गेहूं, तो दूसरा उगाता है कुछ और, तो कहेंगे नहीं आप गेहूं आज उगाइए, अगली बार आप चावल उगाएंगे, उससे बार आलू उगाएंगे। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ वही उगाऊंगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा डर बैठा हुआ और एपीएमसी का कि मिनिमम एक आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी के ऊपर कानून के अंदर नहीं लिखा जा सकता कि अगर आपने कहा कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता, चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, तो जिसको नहीं सूट करता वो नहीं खरीदेगा। सारा का सारा जो हमारा खाद्यान्न है वो सड़कों पर पड़ा रहेगा। तो देखना ये चाहते हैं कि मिनिमम भी अभी देखते हैं केवल 14% ही सरकारें खरीदती है, बाकी तो प्राइवेट में बिकता है। 380 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कितना सरकार खरीदती है। तो अभी जो कंसेशन बनने वाली है कि एक सरकार किसानों को कैसा एश्योरेंस दिया जाए, जो सिस्टम आज तक चल रहा था जिसमें 82% तो आप बात बेच रहे थे, जिस भाव में बेच रहे थे कोई जानता नहीं था। जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी किस फॉर्म में दी जाए, इसके ऊपर बातचीत होगी, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। दूसरा, मंडी एबॉलिश होंगी या नहीं होंगी, जैसे बिहार में एबॉलिश होगी, दोबारा होने की बात हो रही है, तो मंडी भी एक ऑप्शन होगा। क्योंकि होता है किसान जो हमारा देश का आप जानते ही होंगे जो सिस्टम है, किसान गरीब जो मार्जिनल किसान है वो जाकर के पैसा एडवांस ले लेता है, फिर फसल उगाता है, उसमें बेच कर दूसरी आदमी को दे देता है। अब उसको एडवांस देने वाला कोई है नहीं इस सिस्टम के अंदर। अब तो ये कि आप माल बेचो फिर पैसे देंगे। तीसरा जो है एक रिग्रेसल मैकेनिज्म कि अगर आपको पैसा नहीं देगा जो पैसा ले रहा है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे पहले। उसके बिल के अंदर ये कि कोर्ट में जा सकते हैं, आप डीसी के पास जाएंगे या किसी और लोग के पास जाएंगे। और वो चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाने का भी प्रोविजन बिल के अंदर होना चाहिए। मेरे को लगता है ये माइनर चीजें हैं कि हर आदमी की डिस्प्यूट कोर्ट में जाती है, तो किसानों क्यों नहीं जाएगी? जिसने भी बाबू ने डाला बिल के अंदर, आपको उसे सोचा नहीं है दूर की बात। मेरे को लगता है कि इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई बातचीत बनेगी। अटकेगी केवल अगर किसान अड़ गए कि हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून चाहिए, उसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है कि सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी। इसके ऊपर बाकी चीजों पर समझौता संभव हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु चावला हमसे बात करने के लिए। आइंदा जब हमें इस तरह के इंसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे।